जय हिंद दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी उससे भी बढ़िया चल रही होगी। और अगर नहीं चल रही है तो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की है तैयारी और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। दोस्तों, रण का आगाज हो चुका है और इसे अब रण में हमें एक जलजला उठा देना है। एक बहुत ही अब जो है टाइम हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, बहुत ही कम टाइम है। और अगर आपने स्टार्ट नहीं की है तैयारी तो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस कम टाइम में ही जो है ना दोस्तों, हमें इस बहुत ही कम टाइम में जो है बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देके दिखानी है। तो स्टार्ट कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक की। टॉपिक है अपना चैप्टर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या है? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बात करेंगे इसके बारे में, क्या है इसमें ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पर जो है उसके अप्लाइड पार्ट में, उसके एप्लीकेशन पार्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सब देखेंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है दोस्तों, और इसको कवर कर लिया तो इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहती है। कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसमें से आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाए, क्योंकि कुछ नहीं है, सिर्फ एक या दो कंसेप्ट है और उसके बाद में जो है आपको सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चंस अपने आप आपसे हो जाएंगे। तो इस एक वीडियो में ही जो है हम इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो वीडियो जो है पूरा लास्ट तक देखना, जिससे कि आपका ये चैप्टर पूरा जो है पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और इसके एंड के जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में आप इसके चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन जो है वो करने को केपेबल होंगे। तो बात करें इसकी सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में दोस्तों सिर्फ हमें दो तीन बातें ध्यान में रखनी है। वो क्या है कि सपोज दोस्तों मान लो कि ये कोई एक बिल्डिंग है और यहां पर कोई स्टूडेंट खड़ा है, ठीक है। अब यहां से जो है ये इस बिल्डिंग के टॉप पर देख रहा है। कहां पर? इस बिल्डिंग के टॉप पर देख रहा है, ठीक है। और ये जो है इसकी बेस लाइन है, मान लो ये यहां का ऐसे खड़ा है, और ये मान लो इसकी आई लाइन ये है, ठीक है। ये इसकी आई लाइन है और यहां से जो है ये इसको टॉप को देख रहा है। तो दोस्तों यहां से एक एंगल बनेगा, ठीक है। ये जो लाइन होगी जिसको कि हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ये इस बेस लाइन के पैरेलल होगी। और इस लाइन के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में ये जो लाइन है जो इसके जो ये टॉप पर देखेगा, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट, ठीक है। मतलब वो लाइन जिस लाइन के थ्रू जो है ये इसके टॉप को देखेगा। तो यहां से इन दोनों लाइंस के बीच में, लाइन ऑफ साइट और ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दोस्तों, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कब होगा? जब वो हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव देख रहा होगा, मतलब ऊपर देख रहा होगा, तब क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अच्छा, अब इसमें एक और केस आता है, वो आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन का। क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन दोस्तों? सपोज मान लीजिए कि ये बिल्डिंग का टॉप है और ये स्टूडेंट इस टॉप पे अगर खड़ा होता, सपोज कि मान लीजिए ये बिल्डिंग का टॉप है और यहां पर ये स्टूडेंट खड़ा है। अगर ये टॉप पे खड़ा होकर किसी बॉटम पॉइंट को देख रहा होता, कोई नीचे सपोज सामने कोई पॉइंट है, वहां पर जो है जमीन पर देख रहा होता, तो इसकी लाइन ऑफ साइट ये ऐसे हो जाती, ठीक है। मान लो ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर ये जो है यहां पर कोई पॉइंट है, इसको देख रहा है ये स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है। ये इसकी मान लो आईज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इसकी जो है लाइन ऑफ साइट हो गई। ये क्या हो गई? लाइन ऑफ साइट हो गई। और ये जो है वहां पर कोई पॉइंट है, वहां पर जो है ऑन लैंड कोई पॉइंट है, जमीन पर कोई पॉइंट है, उसको देख रहा है, तो ये इसकी लाइन ऑफ साइट हो गई। अब क्या होगा दोस्तों? हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना वो ये हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसकी आईज यहां है तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो जाएगी और ये लाइन किसके? इसके बेस लाइन के पैरेलल होगी, ठीक है। तो अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अब जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्योंकि डिप्रेशन मतलब क्योंकि नीचे देख रहा है तो क्या बन जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया? तो दो ही इसमें एंगल होंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस
कहानी खत्म है दोस्तों, यहाँ पर इसकी कहानी खत्म हो जाती है। सिर्फ दो ही चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कब होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब होता है। जब हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर देख रहा है, अबव देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। जब हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे देख रहा है तो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दोस्तों अब हम जो है एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपका ये कंसेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ में। दोस्तों बात करें अगर हम हमारे एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की, तो हम बात सबसे पहले क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। क्या हुआ दोस्तों, सपोज कोई एक ट्री खड़ा था और किसी तूफान में इसका जो है ये टूट कर बैंड हो गया, और बैंड इस तरीके से हुआ कि इसका जो टॉप है वो जमीन को टच कर गया। ठीक है, अब जो जमीन को जब ये टच किया तो इसने जो एंगल बनाया, यहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो कितना बना, 30 डिग्री का एंगल बना। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बनाया। अब आगे क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। क्या कह रहा है, फुट ऑफ ट्री ये होगा, और यहां से ये जहां पर ग्राउंड को टच कर रहा है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 8 मीटर है। 8 मीटर यहाँ की डिस्टेंस है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमें क्या निकालनी है, ट्री की हाइट। दोस्तों अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हाइट निकलेगी ना दोस्तों, उस हाइट में ये इंक्लूड होगी। ठीक है, ये जो प्लांट जो यहां पर जो खड़ा है, जो ट्री खड़ा है, तो ये तो इसमें इंक्लूड होगी, प्लस ये वाली भी इंक्लूड होगी। ये भी क्या है, हाइट है, क्योंकि अब तो ये टूट चुका है, नीचे गिर चुका है, लेकिन ये पहले जब सीधा खड़ा था तो इसकी हाइट में ये भी इंक्लूड हो रहा था, तो अब भी ये इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या बन गया, ये अपना एक ट्राइंगल बन गया। सपोज मैं इस ट्राइंगल को नेम दे देता हूं A, B और C। ठीक है, ये ट्राइंगल बन गया सपोज अपना। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, अब इसमें सिंपल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करेंगे। क्या करेंगे, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करेंगे। तो पहले जो है अगर इस ट्राइंगल की बात करूं तो मैं क्या करूं, सबसे पहले ले लेता हूं cos 30। cos 30 क्यों लिया दोस्तों, cos 30 मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास क्या है, बेस है। ठीक है, और मुझे निकालना क्या है, हाइपोटेनस निकालना है। तो cos जो होता है वो किन दो बीच का रेशियो होता है, बेस और हाइपोटेनस के बीच का रेशियो होता है। तो बेस और हाइपोटेनस के बीच का रेशियो है, इसलिए मैंने क्या किया, मेरे पास बेस पड़ी है, हाइपोटेनस निकल जाएगी, एंगल है मेरे पास गिवन है 30 डिग्री। तो मैंने जो है cos 30 लिया है। cos 30 इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और बेस क्या है हमारी, BC, अपॉन हाइपोटेनस क्या है, AC। ठीक है, √3/2 इज इक्वल टू BC है 8 मीटर अपॉन AC। ठीक है, अब क्या करूं, इस AC को उस साइड लेके चला जाऊं तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये 2 जो डिवाइड में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा 16, और यहां पर ये जो √3 है जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 16/√3 मीटर। यहां से मेरे पास क्या आ गई, AC आ गई। ठीक है दोस्तों, ये AC आ गई। अब क्या करूं, मुझे ये निकालनी है, क्या निकालनी है, परपेंडिकुलर। गिवन क्या है, बेस है। अब परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रेशियो जो शो करता है ट्रिग्नोमेट्रिक, कौन सा जो शो करता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, तो वो करता है अपना tan थीटा। क्या करता है, tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रेशियो होता है। तो tan थीटा अगर इसमें निकाले अपन, सपोज मैं यहां पर tan थीटा निकाल लेता हूं, तो tan 30 है अपने पास। ठीक है, tan 30 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन, अच्छा BC गिवन है तो क्या होगा, ये 8 मीटर आ जाएगा। अब ये 8 उस साइड जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8/√3 हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी अपनी AB की। किसकी वैल्यू आ गई है, AB की। अपने पास AC की वैल्यू आ गई जो कि क्या है, 16/√3। अपने पास AB की वैल्यू आ गई जो कि क्या है, 8/√3। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, AC और AB को ऐड करेंगे अगर, तो अपने पास जो है टोटल जो ट्री की जो है हाइट वो आ जाएगी। तो मैं इन दोनों को अगर ऐड करूं, मैं इन दोनों को यहां पर ऐड करूं, AC प्लस BC इज इक्वल टू 16/√3 प्लस 8/√3। ठीक है, तो अब देखें दोनों का एलसीएम क्या आएगा, √3 है तो √3 आएगा। ठीक है, अब क्या करें,
तो √3 LCM आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा 16 + 8, तो ये हो जाएगा 24/√3। अब क्या करें, इसको थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई करें, तो इसको और अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इस 24/√3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा 3 से। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया उसी से मैंने डिवाइड भी कर दिया है। अच्छा, अब मैं जानता हूं कि इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 3 को मैं लिख सकता हूं √3 × √3, क्योंकि √3 × √3 जो होता है वो 3 के इक्वल होता है। यहां से क्या हो जाएगा, ये √3 1 टाइम कट जाएगा इससे, और ये 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो 8√3 मीटर जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। 8√3 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी? अपने पास AB + AC की। ये इसका आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर की बिल्डिंग है दोस्तों, क्या है? 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उसके सामने 1.5 मीटर का एक बॉय खड़ा है। ठीक है, क्या कह रहा है आगे? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। पहले जब ये यहां पर खड़ा था तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो था टॉप ऑफ बिल्डिंग तक क्या था? 30 डिग्री था। क्या था? 30 डिग्री। फिर क्या हुआ? फिर आगे क्या कह रहा है? 60 डिग्री तक ये इंक्रीज हो गया एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग। अब ये यहां से क्या चल के गया, बिल्डिंग के पास में गया थोड़ा। जब पास में जाएगा तो बट नेचुरल है, उसको थोड़ा ज्यादा ऊपर देखना पड़ेगा टॉप तक देखने के लिए। तो जब वो ज्यादा ऊपर देखेगा तो क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंक्रीज जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 से 60 डिग्री तक इंक्रीज हो गया। अब आगे क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब हमें निकालना है कि ये जो है डिस्टेंस ये कितनी चला, बिल्डिंग की तरफ जो टूवर्ड्स बिल्डिंग कितना चला है वो डिस्टेंस निकालिए। तो मैं इसको सपोज मेरे को पता नहीं है ये कितनी है डिस्टेंस, मैं इसको x मान लेता हूं। लेट दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अब मेरे पास ये डिस्टेंस भी नहीं है तो मैं इसको क्या करता हूं, y मान लेता हूं। क्या? लेट दिस डिस्टेंस इज y। अब हमारे पास दो ट्राइंगल है दोस्तों। ठीक है, एक तो ये 60 डिग्री वाला, एक है 30 डिग्री वाला। दोनों में हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे और उसके बाद में जो है अपना x निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करूं, मैं बात करता हूं बड़े वाले ट्राइंगल की। मैंने इनको सबको नेमिंग कर दिया है A, B, C और D। तो मैं बात करूं बड़े वाले ट्राइंगल की। ट्राइंगल ले रहा हूं मैं A, B और D। A, B, D, A, B, D ट्राइंगल लिया। इसमें क्या है दोस्तों, अगर मैं इसमें tan थीटा लगाऊं, tan थीटा लगाऊं अगर, तो क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये 1.5 मीटर बॉय की हाइट है और इस जो है बिल्डिंग की टोटल हाइट है 30 मीटर। तो जो इसकी जो आई लाइन होगी वो कितनी? 1.5 मीटर अबव होगी ग्राउंड लेवल से। तो वो 1.5 मीटर अपन जो है इसमें से 30 में से लेस कर देंगे, पीछे कितना बचेगा? 28.5। तो अब मैं क्या करूं, tan 30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितनी है? 28.5। तो ये 28.5 यहां पर आ गई, और अपॉन बेस, बेस टोटल कितनी है दोस्तों? ये बड़ा वाला ट्रायंगल की बात करूंगा तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगी? x प्लस वाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? x प्लस वाई। अब यहां से अगर अच्छा पहले tan 30 की वैल्यू लिखेंगे तो क्या आ जाएगी? 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई। x प्लस वाई यहां से उधर जाएंगे, इस 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगी? x प्लस वाई की वैल्यू, x प्लस वाई इज इक्वल टू, और ये √3 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 √3। ये हो गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। क्या हो गई? फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं छोटे वाले ट्राइंगल की बात करूंगा। क्या बात करूंगा? किसकी? जो छोटा वाला ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में दोस्तों जो अपना जो ट्राइंगल है क्या है? ABC। इस ट्राइंगल में अगर देखें तो मैं लिखता हूं सपोज tan 60। इसका अगर मैं ये रेशियो निकालता हूं tan 60 का तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर क्या है अपना? 28.5 अपॉन बेस क्या है अपनी? y। ठीक है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन y। यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा, y उधर चला जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये यहां पर अगर मल्टीप्लाई में है और अगर ये इक्वल्स टू के उस तरफ जाता है तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो 28.5 अपॉन √3, ये y की वैल्यू आ गई मेरी। ठीक है, अब क्या करूं मैं दोस्तों, ये सपोज अपनी इक्वेशन सेकंड है। मैं क्या करूंगा, इस y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूंगा और मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं y की वैल्यू। तो x प्लस y की वैल्यू क्या है?
28.5। अच्छा, इसके बीच में जो स्टेटमेंट्स है जैसे कि पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, वो आप अपने तरीके से लिख लेना। तो मैं आपको जो है कंसेप्ट समझा रहा हूं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। वो बीच के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो आप अपने आप से लिख लेना। वो आप सीख गए होंगे, जहां तक है आपको स्कूल्स में वो सारा नोट डाउन करवाते हैं। यहां पर अपन सिर्फ क्वेश्चन को करने का तरीका सीखेंगे। तो x प्लस, अब y की वैल्यू क्या है 28.5 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 28.5 रूट 3। ठीक है, अब दोस्तों ये जब इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 अपॉन रूट 3। यहां तक समझ में आया? एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा रूट 3 आएगा, रूट 3 आएगा, और ये रूट 3 इस रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 28.5 रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा सिर्फ 28.5। ठीक है, अब इसको जब मैं आगे सॉल्व करूं, अगर सपोज इसको मैं सॉल्व करूं आगे, यहीं पर ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आया दोस्तों, तो अपने जो x की जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी, मैं क्या करता हूं 28.5 इंटू 3 है और यहां पर भी 28.5 है। ठीक है, तो इन दोनों में से 28.5 कॉमन ले लेता हूं, ब्रैकेट में क्या बचेगा 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। अब क्या करें, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू 2 अपॉन रूट 3। अब क्या करो दोस्तों, अब 28.5 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है 57। आप रफ में करके देख लेना, अपॉन रूट 3। अब मैं क्या करूंगा, इसी इक्वेशन को फिर से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसको रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और रूट 3 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, जिससे कि क्या हो जाए मेरा आंसर थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे 57, अब रूट 3 इसको कट करेगा, इस 3 को क्यों क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं रूट 3 इंटू रूट 3। तो ये रूट 3 इस रूट 3 को कट कर देगा, पीछे क्या बचेगा रूट 3, और ये 3 1 जा 3, 3 19 जा 57, या फिर 19 3 जा 57। समझ में आया? तो ये क्या बचेगा, ये क्या बचेगा 19 रूट 3 मीटर। तो हमारा x की वैल्यू आ गई, ये डिस्टेंस जो होगी कितनी होगी 19 रूट 3। तो समझ में आया आपको क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। 2 पोल्स हैं जिनकी हाइट जो है वो इक्वल है, और क्या कहाँ पर है स्टैंड कर रहे हैं, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ये सपोज रोड है दोस्तों, ठीक है, और रोड के दोनों साइड जो है 2 पोल खड़े हैं जिनकी हाइट जो है वो सेम है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे जो है वो कह रहा है विच इज 80 मीटर वाइड। अब रोड की जो विड्थ है वो है 80 मीटर। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। रोड के ऊपर एक बीच में एक पॉइंट है, वहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 मीटर। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ टावर, ठीक है, टॉप ऑफ पोल, वो कितना है, एक तो 60 डिग्री है और दूसरा जो है वो है 30 डिग्री। ठीक है, यहां तक समझ में आया। रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। पॉइंट से जो है पोल की डिस्टेंस और हाइट ऑफ पोल निकालनी है। तो दोस्तों इसको करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, क्या कह रहा है हमारे पास, अब दोस्तों जैसे कि 2 ट्राइंगल मिल गए, हमें क्या मिल गए, 2 ट्राइंगल मिल गए। तो मैं क्या करूंगा, इस ट्राइंगल में हाइट निकाल लूंगा इसकी यहां से, और इस ट्राइंगल में भी हाइट निकाल लूंगा। और क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों पोल्स की जो हाइट है वो दोनों की सेम है, और दोनों को मैं क्या करवा दूंगा, इक्वेट करा दूंगा। समझ में आया? तो देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन। सपोज इस वाले ट्राइंगल में मैं tan 30 निकालता हूं। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन क्या करूं मैं, ठीक है, अपॉन अपने को क्या चाहिए, बेस चाहिए। अच्छा, बेस हमें पता नहीं है, तो सपोज मैं क्या करता हूं, यहां से ये डिस्टेंस मैं ले लेता हूं x। ठीक है दोस्तों, यहां से अगर मैंने इसको x मान ली तो ये डिस्टेंस मेरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 80 माइनस x। समझ में आया आपको? ठीक है, ये अगर x लेट कर ली तो ये कितनी हो जाएगी, 80 माइनस एक्स हो जाएगी। तो इसके लिए ये जो बेस है वो कितनी हो जाएगी, 80 माइनस एक्स। तो यहां पर AB अपॉन 80 माइनस एक्स। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 होती है दोस्तों। ठीक है, क्या होती है, 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू AB अपॉन 80 माइनस एक्स। 80 माइनस एक्स जो है अगर उसको उधर ट्रांसफर करूं तो AB की वैल्यू आएगी यहां से
80 माइनस एक्स अपॉन √3। यहां तक समझ में आया? ठीक है, ये समझ में आ गया। ए बी की वैल्यू निकाली। अब हम बात करेंगे इस वाले ट्राइंगल की। इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं tan 60 निकालूं, tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, ईडी। ईडी अपॉन बेस क्या हो जाएगी, यहां पर मैंने क्या लेट की थी, एक्स। ठीक है, tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू ईडी अपॉन एक्स। एक्स उधर जाएगा तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x√3 इज इक्वल्स टू ईडी। दोस्तों ये इसको सपोज मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूं और इसको दे देता हूं सेकंड। अब क्योंकि ए बी और ईडी जो है वो दोनों क्या है, इक्वल है, तो अगर इन दोनों को इक्वेट करें, क्योंकि सिंस ए बी इज इक्वल टू ईडी, देयरफॉर इन दोनों को अगर इक्वेट करें तो 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इज इक्वल टू x√3 हो जाएगा। ठीक है, दोनों की वैल्यू पुट की और कुछ भी नहीं किया। जब इनकी वैल्यू पुट करूंगा, अब क्या करूंगा मैं, इसको इक्वेट करूंगा तो ये √3 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा 80 माइनस, दिस इंप्लाइज दैट 80 माइनस एक्स √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, अब ये माइनस का x है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 80 माइनस का x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस एक और x प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से जब ये 4 इंटू एक्स है तो 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 80/4 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स। और यहां से हमारी x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 20 मीटर। ठीक है, तो x हमने किसको लेट किया था, हमने माना था इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये जो डिस्टेंस आएगी ना, ये आएगी अपनी 20 मीटर। अगर 80 जो है पूरी फुल डिस्टेंस है, उसमें से अगर 20 ये है तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी अपनी 60 मीटर। यहां तक समझ में आया? ये 80 और ये 60 आ जाएगी। अब जो है अपन ने ईडी निकाल ली थी, ईडी कितनी आई थी अपनी x√3। x की वैल्यू क्या आई अपनी 20, तो मतलब अगर मैं इसमें x की वैल्यू पुट करूं तो ये कितना आ जाएगा 20√3 आ जाएगा। और जो डिस्टेंस, जो हाइट इसकी है वही इसकी है, तो ये भी कितना आ जाएगा 20√3 मीटर। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है देखते हैं। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 16 इसलिए लिया दोस्तों क्योंकि बीच में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगा नहीं। जैसे कि अपन ने आगे जो है ये 3 क्वेश्चंस किए हैं, तो उस बेसिस पे आपसे बाकी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो मैंने इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 लिया। आप ट्राई करना घर पर, अगर नहीं हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा, जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसमें वो क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 ये बोल रहा है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from 2 point at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower। अच्छा, ये एक सपोज कोई टावर है और यहां से जो है 2 डिस्टेंस से जो है सपोज हमारे 2 एंगल मिल रहे हैं हमें। ठीक है, तो 2 एंगल क्या कह रहा है, जो एक एंगल तो है वो है अपना 4 मीटर से बन रहा है। कहां से बन रहा है 4 मीटर डिस्टेंस, कहां से, फुट ऑफ टावर से 4 मीटर डिस्टेंस से एक एंगल बन रहा है, और दूसरा जो है वो 9 मीटर से बन रहा है। ठीक है, तो 2 एंगल है और क्या कह रहा है, आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन में है, दोनों ही एंगल एक ही लाइन में है। और उसके बाद में कह रहा है विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब इन दोनों एंगल को मैं जब ऐड करूं तो क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों, 90 डिग्री आना चाहिए। तो अगर मेरे को अब एंगल्स तो अपन को पता नहीं है, तो क्या करूंगा मैं, इस एंगल को मैंने सपोज ले लिया थीटा, क्या मान लिया थीटा। अच्छा, इसको और इसको मिलाऊंगा, इस थीटा को, और ये कुछ भी एंगल रहा होगा, दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। ठीक है, तो 90 में से जब मैं थीटा को माइनस करूंगा तो मेरे को ये वाला एंगल मिलना चाहिए। क्या करूंगा, दोनों का एडिशन आना चाहिए 90 में से जब मैं उस थीटा को माइनस करूंगा तो पीछे वाला जो बच रहा एंगल वो वाला आना चाहिए। तो उस हिसाब से ये थीटा, तो ये क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा आ जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, ये दोनों एंगल्स आ गए। अब क्या कह रहा है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हमें ये प्रूव करना है कि जो हाइट ऑफ टावर है वो कितना होना चाहिए, 6 मीटर होना चाहिए। तो अब करते हैं प्रूव दोस्तों। अब फिर इसमें भी वही केस है, 2 ट्राइंगल बन गए। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल लेता हूं, ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल में क्या है दोस्तों, tan थीटा इज इक्वल टू x क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितनी है 4 मीटर। ठीक है, तो tan x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 4 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4 इंटू tan थीटा हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो।
अच्छा, अब जो है मैं ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूं, इन ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितनी है x अपॉन बेस, अपनी टोटल बेस कितनी हो गई 9, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब एक बात आप सब लोग जानते होंगे, आपने जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा होगा तो tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। यहां तक समझ में आया? तो मैं इस tan 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूं, cot थीटा, और यहां से जो है अपने x अपॉन 9 आ जाएगा। अच्छा, ये 9 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 इंटू कॉट थीटा बचेगा इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन सेकंड नाम दे देता हूं। क्या किया मैंने, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 करेंगे। तो दोस्तों इक्वल टू के एक तरफ x है, दोनों तरफ, ठीक है। तो क्या, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तरफ तो आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब क्या बचा, 4 इंटू 10 थीटा इंटू 9 इंटू कॉट थीटा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब हम मानते हैं, हम जानते हैं, हमें पता है कि tan थीटा और cot थीटा जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, ठीक है। कैसे कि tan थीटा मतलब रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, तो tan थीटा इज इक्वल टू मैं ये लिख सकता हूं 1 अपॉन cot थीटा, ठीक है। तो इस cot थीटा को मैं काट के इसको, इस cot थीटा को ये भी लिख सकता हूं 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। तो ये tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, और अगर डायरेक्ट काटते तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब बचेगा यहाँ से 4 इंटू 9 बचा, तो ये कितना आ जाएगा 36। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है दोस्तों, 36। यहां से जब यहाँ ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, और रूट 36 हम जानते हैं क्या होता है, प्लस माइनस 6। अब क्योंकि वैल्यू जो है, हाइट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव कभी हो नहीं सकती, तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या आई अपने 6 मीटर। यहां तक समझ में आया दोस्तों? तो इसकी जो पोल की हाइट क्या आई अपनी 6 मीटर आई। ये प्रूव हो गया कि ये कितनी है, 6 मीटर। तो दोस्तों बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है, एग्जांपल्स है, वो जरूर ट्राई करना, इस चैप्टर को खत्म कर देना। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इससे अपने एक भी जो है नंबर कटना नहीं चाहिए। तो अच्छे से मेहनत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।